हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम करेंगे 7th क्लास की भूगोल, हमारा पर्यावरण का 8वां लेसन, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अनोन्या क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इससे पहले जितने भी लेसन है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उनकी भी वीडियो देखें और उन लेसन्स को भी पढ़ें ताकि आपको पर्यावरण के बारे में पता चले और उष्ण कटिबंधीय इलाके के बारे में भी पता चले। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के किस भाग पर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश पाए जाते हैं और यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, कैसी जलवायु पाई जाती है, कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं और यहाँ के लोगों का मुख्य काम धंधा क्या है। क्योंकि जब हम संसार के लोगों को देखते हैं तो हमें उनके रहन सहन को लेकर विभिन्नता नजर आती है कि कुछ लोग बहुत ठंडे कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, जबकि कुछ लोग गर्मी वाले कपड़े पहनते हैं। उनके शरीर की बनावट भी अलग अलग होती है। जैसे चीन के लोगों की आंखें आपने देखी होंगी कि छोटी छोटी होती हैं, इसके अलावा भारत के लोगों की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। तो इस तरह से उनके शरीर में भी विभिन्नताएं नजर आती हैं, उनके रहन सहन में भी विभिन्नताएं नजर आती हैं और उनके खान पान में भी विभिन्नताएं नजर आती हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि सभी लोगों की मूल आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं, कि सभी लोगों को भोजन, कपड़ा और रहने के लिए मकान चाहिए, जो सभी की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। यानी कि सभी लोगों को रहने के लिए घर तो चाहिए, लेकिन सभी लोगों को पेट भरने के लिए भोजन भी चाहिए, इसके अलावा कपड़ा चाहिए। लेकिन संसार के अलग अलग देशों में सभी लोगों का अलग अलग भोजन है, अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं और अलग अलग तरह के उनके कपड़े होते हैं। इस तरह से संसार के सभी लोग अपनी जलवायु में अपने अपने स्थान पर रहना सीख जाते हैं, अपने स्थान की प्रकृति में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो आइए हम लेसन शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे अलग अलग इलाके में लोगों ने अलग अलग तरह से काम धंधा शुरू किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की एक नदी है और जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने इन पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस कारण इस नदी का नाम अमेजन पड़ा। इस नदी में और भी बहुत सारी नदियां आकर मिल जाती हैं, जैसा कि 8.2 चित्र में दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन हिस्सा है ये अमेजन नदी का है और यह अमेजन नदी मुख्य नदी है और इसके अंदर और भी बहुत सारी नदियां आकर मिल जाती हैं। तो जिस स्थान पर एक नदी दूसरी नदी में मिलती है वो स्थान बेसिन कहलाता है। इस तरह से अमेजन नदी में बहुत सारी नदियां मिलती हैं और बहुत सारे स्थान बेसिन है। चित्र में इस ग्रीन वाले हिस्से को देखें, इसमें एक लाइन लगी हुई है काले रंग की और जिसके ऊपर 0 डिग्री लिखा हुआ है, वो भूमध्य रेखा है। यानी कि ये स्थान बिल्कुल भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है, उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी। यानी कि 10 डिग्री उत्तर की तरफ और 10 डिग्री नीचे दक्षिण की तरफ। तो ये 10 डिग्री उत्तर से लेके 10 डिग्री दक्षिण तक का जो भाग है ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ भाग है और यहाँ पर अमेजन बेसिन है, इसलिए इस प्रदेश को भूमध्य रेखीय प्रदेश भी कहते हैं। और यहाँ पर अमेजन नदी में बहुत सारी नदियां आकर मिल जाती हैं। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं ये आप चित्र में देखकर याद कीजिए। जब कोई नदी दूसरी नदी में आकर मिलती है तो जिस स्थान पर वो मिलती है तो वो उस स्थान को उस नदी का मुहाना कहते हैं। इस तरह अमेजन नदी में बहुत सारी नदियां आकर मिल जाती हैं, तो ये अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से देशों में अमेजन बेसिन है। तो इन देशों के नाम हैं बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और पेरू। यानी कि इन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। सहायक नदियों के बारे में तो आप जान गए हैं। जब सहायक नदियां मुख्य नदी में मिल जाती हैं तो मुख्य नदी सहायक नदियों के पानी को भी अपने साथ लेकर आगे बहना शुरू करती है। इसी स्थान को बेसिन कहते हैं या जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं कि कई नदियों का पानी इकट्ठा होकर बहता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है
आगे हम पढ़ते हैं जलवायु के बारे में। यहाँ की जलवायु कैसी है। आप एक बात जरूर याद रखें, ये बात आपको बहुत आगे तक भी काम आएगी कि भूमध्य रेखा जहाँ पर गुजरती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है ये रेखा, और इस रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ये बात हमने प्राकृतिक वनस्पति वाले लेसन में भी पढ़ी थी, सदाबहार वन वाले लेसन में पढ़ी थी। और जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है उस स्थान पर बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है, इसलिए वह स्थान उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। उष्ण में ना गर्म, बहुत ज्यादा गर्म प्रदेश कहलाता है। और बहुत ज्यादा गर्मी जहाँ पर होती है वहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होती है। ऐसे स्थानों पर हर रोज शाम के समय वर्षा होती है या किसी भी समय वर्षा हो जाती है। ये कह सकते हैं कि एकदम से वर्षा हो जाती है कि कुछ समय पहले मौसम बिल्कुल साफ था और एकदम से वर्षा हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ का मौसम एक समान बना रहता है पूरा साल, और यहाँ दिन रात में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा वर्षा के कारण मौसम में चिपचिपाहट होती है, तो इसलिए शरीर के ऊपर भी चिपचिपाहट महसूस होती है। तो इस अक्षेत्र की कुछ बातें हमेशा याद रखें कि जिस अक्षेत्र पर भूमध्य रेखा गुजरती है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और गर्मी ज़्यादा होने के कारण वर्षा ज़्यादा होती है, लगभग वर्षा हर रोज होती है। इसलिए हर रोज वर्षा होने के कारण और ज़्यादा गर्मी होने के कारण मौसम भी चिपचिपाहट वाला होता है, और मौसम भी पूरा साल एक जैसा होता है, रात दिन में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। ये सारी बातें आप याद कर लें। और एक सबसे बड़ी बात है ये याद रखना कि दिन के समय में सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन शाम के समय में हर रोज वर्षा हो जाती है, इसलिए रात के समय मौसम ठंडा हो जाता है और मौसम साफ भी हो जाता है। रात के समय में कोई बादल नहीं होते, आसमान में बिल्कुल साफ होता है और गर्मी भी कम हो जाती है, लेकिन आर्द्रता वाला मौसम बना रहता है, चिपचिपाहट वाला मौसम बना रहता है। आगे हम बात करेंगे वर्षावन की कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। अभी हमने वर्षा की भी बात की है कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। संसार में सबसे ज्यादा गर्मी इसी इलाके में होती है। ऐसा हमने अमेजन नदी का पढ़ा था कि 10 डिग्री उत्तर की तरफ और 10 डिग्री दक्षिण की तरफ, तो ये इलाका बहुत ज्यादा गर्मी वाला इलाका है और यहाँ पर हर रोज वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा इसी स्थान पर पाई जाती है। और यहाँ पर ज्यादा वर्षा होने के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत घने पेड़ पौधे होते हैं, घने जंगल होते हैं, जिनकी पत्तियां भी मोटी होती हैं और लकड़ी भी कठोर होती है। इनकी पत्तियों के अंदर पानी होता। ये पेड़ बहुत लंबे ऊंचे होते हैं और ऊपर से फैले हुए होते हैं और एक दूसरे के अंदर फंसे हुए होते हैं, जिस कारण ये जमीन को ढक देते हैं और पेड़ों के नीचे जमीन पर अंधेरा होता है और पेड़ों के ऊपर तेज रोशनी होती है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या कारण है भूमध्य रेखा पर इतनी तेज धूप पड़ती है फिर भी पृथ्वी पर अंधेरा रहता है। तो इसका कारण यही है कि घने पेड़ होने के कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। और यहाँ पर उगने वाले पेड़ आर्किड और ब्रोमीलाइड हैं। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है, ये अपनी पत्तियों में जल को इकट्ठा करके रखता है, संचित रखता है। और यहाँ पर रंगीन पक्षी पाए जाते हैं, जैसा चित्र में टुकन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गुंजन पक्षी, ऐसे ऐसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। टैपीर पाया जाता है। यहाँ पर जो पक्षी पाए जाते हैं उनकी लंबी चोंच होती है और इस इलाके में हजारों तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। और संसार का सबसे लंबा सांप एनाकोंडा भी इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। इसके अलावा मगर, अजगर भी पाए जाते हैं। और मांस खाने वाली पिरान्हा मत्स्य समेत मछलियों की अनेक प्रजातियां अमेजन नदी में पाई जाती है। यहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो संसार के किसी अन्य भाग में इस तरह के नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जैसी जलवायु होती है जीव जंतु और पेड़ पौधे भी उस जलवायु के हिसाब से होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वर्षावन के निवासी कि इन स्थानों के लोग कैसे होते हैं, क्या खाते हैं, क्या काम धंधा करते हैं और उनका जीवन कैसा होता है। यहाँ के लोगों ने कुछ स्थान पर पेड़ पौधों को काटकर जमीन को साफ कर लिया है और वहाँ पर फसल उगाना शुरू कर दिया है। फसल उगाने का काम महिलाएं करती हैं और ये टेपियोका, अनानास, शकरकंद जैसी फसलें उगाते हैं। इसके अलावा कॉफी, मक्का, कोको की फसलें भी उगाते हैं। और पुरुष अमेजन नदी में मछलियां
पकड़ने का काम करते हैं। ये लोग खेती कर्तन और दहन विधि से करते हैं। इनका मुख्य भोजन मैनी योग है जो हमारे आलू जैसा होता है। इन जंगलों से लोगों को बहुत ज्यादा लकड़ी मिल जाती है। इन लोगों के घरों की जो छत है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है, यानी कि ढलान वाली होती है। क्योंकि यहाँ पर हर रोज वर्षा होती है, इसलिए वो ढलान वाली छत बनाई जाती है ताकि वर्षा का पानी फिसल जाए। यानी कि छत बीच में से ऊंची होती है और किनारों से वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट में भी रहते हैं, उनकी छत भी तीव्र ढलान वाली होती है। तो इस तरह हमने देखा कि जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है वहाँ पर लोगों का काम धंधा क्या होता है और कैसी फसल उगाते हैं और घरों की छतें कैसी होती हैं। ज्यादा वर्षा वाले स्थानों पर आप यही पाएंगे कि उनकी छतें ढलान वाली होती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन भी धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में ये लोग नदी में किश्ती के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, यानी कि नाव के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। लेकिन अब समय के अनुसार लोगों ने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आरंभ कर दिया। जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जहाँ पर सड़कें बनाना या रेलगाड़ियों के लिए पटड़ियाँ बनाना आसान नहीं होता, तो वहाँ हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के द्वारा जाया जाता है, ताकि समय आने पर, क्योंकि कई बार इस नदी से बाढ़ भी आ जाती है, तो जब मुश्किल का समय होता है तो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के द्वारा लोगों को इस स्थान से बाहर निकाला जाता है, उनकी मदद की जाती है। इस तरह जंगलों के काटने के कारण ये वर्षावन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये माना जाता है कि इस जंगल का एक भाग हर साल खत्म हो जाता है। और पेड़ों के काटने से मिट्टी बहती है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं। इस इलाके में वर्षा ज्यादा होती है और अगर पेड़ों को काट देंगे तो इस वर्षा में मिट्टी बह जाती है, जिसे मिट्टी का कटाव कहते हैं। ये मिट्टी बहकर अमेजन नदी में ही जाती है। आगे हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र हमारे भारत में है इसका बेसिन। जैसा कि ये भारत का चित्र दिखाया हुआ है, नेपाल के ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और अरुणाचल प्रदेश में से होती हुई बांग्लादेश में आ रही है और बांग्लादेश में आकर इसमें गंगा नदी भी मिल जाती है। तो यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता है। तो हमने बांग्लादेश के लोगों के जीवन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि जहाँ पर किसी नदी का पानी मुख्य नदी में मिल जाता है और मुख्य नदी उस नदी के पानी को अपने साथ बहा कर ले जाती है, तो उस स्थान को बेसिन कहते हैं। यह बेसिन 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है और इसकी सहायक नदियां घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और गंगा भी इसकी सहायक नदी है। इन सब नदियों का पानी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि सोन, घाघरा, चंबल, गंडक, कोसी का नदी गंगा नदी में मिल जाता है और गंगा नदी का पानी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। तो इस तरह से आप ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम याद करें, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है वो पर्वतीय हैं, यानी पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों से ये नदियां निकलकर मैदान में आ जाती हैं और मैदान में आकर ये चाप झील बनाती हैं। चाप झील के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। चाप झील हमने हमारी बदलती पृथ्वी यानी तीसरे लेसन में पढ़ा था। जो मैदान में नदी बहती है वो मुड़ मुड़ कर बहती है, तो वो सांप के जैसी बन जाती है, तो उसके मोड़ों को विसर्प कहते हैं। और जब इन मोड़ों के किनारे मुख्य नदी से कट जाते हैं तो ये चाप झील बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये चाप झील मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। हमारे देश में मानसूनी वर्षा होती है जो मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक होती है। इसे मौसमी वर्षा कहते हैं और इस वर्षा का नाम मानसून है, मानसून वर्षा। इस इलाके में गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी पड़ती है। अब भारत के मानचित्र में देखकर पता लगाएं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पर है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृति है, यानी कहीं पर मैदान है, कहीं पर पहाड़ है। तो इस तरह से अलग अलग स्थल आकृति है। ये तो हम जानते ही हैं कि जनसंख्या के ऊपर जलवायु का या पर्यावरण का बहुत प्रभाव होता है कि जहाँ पर अच्छा पर्यावरण होगा या अच्छी जलवायु होगी लोग वहीं पर रहना शुरू करते हैं। और जो पर्वतीय क्षेत्र तेज ढाल वाले होते हैं, तीखी ढलान वाले होते हैं, वहाँ पर लोग नहीं रहते,
क्योंकि वहाँ पर रहना मुश्किल होता है। इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कम लोग रहते हैं, कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है और तेज ढलान वाला है। लोगों के रहने के लिए सबसे अच्छी जमीन मैदानी इलाका होता है, जहाँ पर आसानी से खेती भी कर सकते हैं और यातायात के मार्ग भी अच्छे होते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश का मैदानी इलाका है। यहाँ पर अनेक नदियाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, और इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और इन नदियों का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है, और जहाँ पर ये पानी आता है तो ये मैदानी इलाका उपजाऊ बन जाता है और यहाँ पर खेती करना बहुत आसान होता है, यानी कि थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा फसल पैदा होती है। इसलिए यहाँ के लोगों का मुख्य काम धंधा कृषि करना है। ये लोग ज्यादा धान की खेती करते हैं, क्योंकि धान की खेती के लिए ज्यादा पानी चाहिए और वो इन नदियों से मिल जाता है। धान के अलावा ये लोग गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा भी उगाते हैं और गन्ना और जूट जैसी फसलें भी उगाते हैं। इसके अलावा ये केले के बागान भी लगाते हैं। पश्चिमी बंगाल और असम में तो चाय के बाग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े पाए जाते हैं या पाले जाते हैं, जिसे रेशम का कीड़ा कहते हैं, और इस कीड़े से रेशम प्राप्त होता है, जिससे रेशमी कपड़ा बनता है। और जिन पर्वतों की ढलान कम तेज होती है, मंद होती है, पहाड़ों पर वेदिकाएं खेती की जाती हैं, यानी कि ये पहाड़ कम तिरछे होते हैं, इसलिए वेदिका खेती की जाती है। वेदिका खेती में क्या होता है कि पूरे पहाड़ पर सीढ़ियां सी बनाई जाती हैं और इन सीढ़ियों पर खेती की जाती है। इस तरह हमने देखा कि ये जो भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका है या जो अमेजन बेसिन का इलाका है, वहाँ पर खेती अलग तरह की होती थी, और जो हमारे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन का इलाका है, वहाँ पर अलग तरह की खेती होती है और अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ की जो वनस्पति पाई जाती है उसमें सागवान, साखू, पीपल के पेड़ पाए जाते हैं, और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में बांस के घने झुरमुट भी पाए जाते हैं। इन्हें डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। इस बेसिन में अनेक तरह के जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर हैं, और इसके अलावा यहाँ बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, मगर भी पाए जाते हैं और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। और जलीय जीवों में रोहू, कतला, हिल्सा मछली पाई जाती है। मछली चावल यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। ये चित्र में देख सकते हैं कि एक सींग वाला गेंडा और मगर ये यहाँ पे पाया जाता है, और ये साइड में वेदिका फार्म दिखाई गई है, जो पहाड़ के ऊपर तिरछा पहाड़ है और इसके ऊपर सीढ़ी बनाकर ये खेती की गई है। आगे ये झील का भी चित्र दिखाया गया है, आप इसको पढ़िए, कैसे लोग झील में भी मछलियां पालते हैं और अपना गुजारा करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, जैसे हमने अभी बताया था कि यहाँ पर नदियों में बाढ़ आ जाती है और वो पानी दूर तक फैल जाता है, जिसके कारण ये इलाका बहुत उपजाऊ बन जाता है। यह इलाका इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता में है। यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, गंगा नदी के तट पर रहते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो बड़े शहरों में कारखाने होते हैं, उनका गंदा पानी इन नदियों में छोड़ दिया जाता है और इन नदियों का पानी गंदा हो जाता है, जिस कारण ये सिंचाई के भी काम नहीं आता है। इस तरह से इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर ही पड़ता है कि ये लोगों का मुख्य रोजगार है खेती करना, और जब पानी खराब हो जाएगा तो सिंचाई में भी दिक्कत आती है। इस तरह से नदियों का पानी हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए, कारखानों का गंदा पानी नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में चारों तरह के यातायात के मार्ग उपलब्ध हैं, जैसे हमने पिछले लेसन में सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग और ये सब पढ़े थे। तो ये चारों तरह के मार्ग यहाँ पर उपलब्ध हैं, इनके द्वारा यातायात होता है और इनके द्वारा व्यापार किया जाता है। नदियों में नौकाओं के द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मैदानी इलाकों में सड़कें बनाई गई हैं व रेलें बिछाई गई हैं, और जहां पर जाना मुश्किल होता है तो वहां पर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के द्वारा जाया जाता है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। पत्तन के बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि ये जहाजों का अड्डा होता है या समुद्री जहाजों का अड्डा होता है, और हवाई जहाजों का भी अड्डा, उसको भी पत्तन कहते हैं। इसलिए मैदानी इलाकों में हवाई पत्तन है और नदियों के किनारे समुद्री पत्तन है, जहाँ पर नौकाएं रुकती हैं, और यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने फिरने आते हैं, इसलिए ये स्थान पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है।
जैसे आगरा का ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा, ये वन्य प्राणी संरक्षण केंद्र है। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और भारत की अनेक अलग अलग तरह की संस्कृति के बारे में जानकारी लेते हैं। इस तरह से हमने इस लेसन के द्वारा अलग अलग स्थानों पर लोगों के रहन सहन के बारे में भी पढ़ा, काम धंधे के बारे में भी पढ़ा और जो नदियों के आसपास के लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है ये भी समझा। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक दिए गए हैं उन सब के भी वीडियो देखें और सारी जानकारी प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट।